वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नन हिंदी का ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव एकदम भिविया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, पहला चैप्टर है ईदगाह। ईदगाह का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बचपन की परिस्थितियों पर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण। तो अगला क्वेश्चन है मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो हो जाएगा आंसर 15 पैसे। तो अगला क्वेश्चन है नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वकील। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 दिन। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही वाला। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो आंसर हो जाएगा इमली। तो अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम ईदगाह है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। तो अगला क्वेश्चन है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो हामिद जो है 3 पैसे में चिमटा खरीदा। तो अगला क्वेश्चन है हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। तो अगला क्वेश्चन है महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने, मतलब हामिद चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजरी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 15 पैसे थे, यानी 15 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2-2 पैसे के। तो चलिए, तो ईदगाह चैप्टर से मात्र इतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा और इतना ही ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा काली कमली। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाचने को। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गा रहे थे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत ने पोतहू को किसके साथ भेज दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई के साथ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर को। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पोतहू को कहाँ भेज दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायके के पास। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा पोतहू से। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र रचना है। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरपंथी मठ में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फागुन। तो अगला क्वेश्चन है
राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे के मृत्यु के दिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे के मृत्यु के दिन। तो दो बार क्वेश्चन आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पोतहू थी। तो बाल गोविंद भगत की पोतहू, तो यहाँ पर हो जाएगा सुशील थी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। तो यहाँ हो जाएगा गंगा स्नान करने। तो अगला क्वेश्चन है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे। तो मतलब ये 18 नंबर का हो जाएगा बाल गोविंद भगत गाते थे। तो अगला क्वेश्चन है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। तो कबीर को साहब मानने वाला पात्र बाल गोविंद भगत थे। तो अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा है, यानी बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, यानी बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे। तो अगला क्वेश्चन है, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाना गाने लगे थे। तो गाने लगे। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर थी। तो आशा करते हैं आपको दूर तक बढ़िया से ऑब्जेक्टिव आ रहा होगा। तो चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। तो तीसरा चैप्टर है हुंड्रू का जल प्रताप। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड्रू का जल प्रताप। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। तो अगला क्वेश्चन है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, किस पाठ से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड्रू का जल प्रताप। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हुंड्रू का जल प्रताप शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जल प्रताप की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मील। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड्रू का जल प्रताप। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू का जल प्रताप शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलवादी संस्कृति के प्रति। तो अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू का जल प्रताप किस राज्य में है? तो हुंड्रू का जल प्रताप झारखंड में है। तो अगला क्वेश्चन है, रांची से हुंड्रू का जल प्रताप की दूरी क्या है? तो रांची से हुंड्रू का जल प्रताप की दूरी 27 मील है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा कहाँ है? छोटा नागपुर में। तो अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड्रू का जल प्रताप। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप की तरह। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सांध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू इतना बड़ा प्रपात है जहां डैश फुट से पानी नीचे गिरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 फुट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर
लास्ट है। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट है, स्वर्ण रेखा एक डैश है। तो स्वर्ण रेखा एक नदी है। तो यहाँ तक आपका तीसरा चैप्टर खत्म हुआ। अब चलते हैं चौथा चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर है ठेस। चलिए क्वेश्चन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरचन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरचन ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कारीगर था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक की माँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में किस दिन चीख की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे दिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को बेगार समझते थे। तो अगला क्वेश्चन है, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो पंचानंद चौधरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण टोली के। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो सिरचन को बुलाने से पहले लेखक जो हैं वो माँ से पूछ लेते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान सिरचन को चटोर समझते थे। तो ठेस कहानी का नायक है, तो ठेस कहानी का नायक सिरचन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिक की। तो अगला क्वेश्चन है, मंझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदिया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कविता नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो कविता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठेस। तो अगला क्वेश्चन है, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठेस में। तो अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिलांचल। तो अगला क्वेश्चन है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो कृष्ण सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सिरचन को तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिरचन को घी की डारी के साथ क्या पसंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरचन की जाति का डैश है, यानी सिरचन की जाति क्या है? तो कहार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरचन के लोग समझते थे, यानी सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो सिरचन के लोग चटोर समझते थे। तो अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी का पात्र है, यानी ठेस कहानी का इसमें से कौन सा पात्र है? तो सिरचन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो ठेस शीर्षक कहानी में माँ जो है वह पकवान बनाने में व्यस्त थी। तो अगला क्वेश्चन है, मानो स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहर छाप वाली धोती की। तो चलिए यहाँ तक जिनका चार चैप्टर तक जिनका क्लियर हो गया है, समझिए उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। 4/4 यानी 4 चैप्टर जिसका क्लियर है, समझिए उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। जिनका नहीं है तो उनका स्थिति खराब है। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर 5वां पाठ शुरू कर रहे हैं। तो 5वां पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक का अस्त्र शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। तो अगला क्वेश्चन है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा के महत्व पर। तो अगला क्वेश्चन है, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीत नहीं सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग महाराज की
महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अस्त्र। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या है? तो स्वयं पकड़ में आना का अर्थ हो जाएगा आत्मसमर्पण। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग दुर्ग खोलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा यह पंक्ति किसने कही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग संबंधित है? तो कलिंग संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा से। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 4 साल चला? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। या 4 साल चला, क्या चला था? कलिंग का युद्ध चला था। तो अगला क्वेश्चन है, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पद्मा का संबंध है? तो पद्मा का संबंध किससे है? तो कलिंग युद्ध से। तो अगला क्वेश्चन है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा ने। तो चलिए अगला, किसने कहा? तो पद्मा ने। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन है? कहता है दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनका सेनापति। तो उनका सेनापति। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन चैप्टर 5 खत्म होता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 है, कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो यह किसने कहा? तो नीत्शे ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चीता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही क्या हो गई है? मतलब खराब हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो अगला क्वेश्चन है, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो इसका आंसर होगा बीमा एजेंट की। तो अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सद्गुणों का ह्रास। तो अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ईर्ष्या का संबंध होता है, यानी कहता है ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदता से। तो अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या को क्या कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या को क्या कहते हैं? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? तो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर के रचनाकार से जुड़ा है। तो अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। तो नेपोलियन सीजर से। तो अगला क्वेश्चन है, हमें नहीं होना चाहिए। तो इनमें से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु। तो अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। तो लेखक के अनुसार निंदा की माँ है ईर्ष्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से
पाठ पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा एजेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? तो ईर्ष्या जो है वह सबसे पहले जिसके हृदय में उसका जन्म होता है उसे जलाती है। तो अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वकील साहब क्या हैं? उदासीन हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वकील साहब हैं, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु हैं, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निंदा है, तो निंदा है का लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं तो गलती हो जाता है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकरण अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्से की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकील। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में किस टिप्पणी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजमर्रा के व्यवहारों पर। तो यहाँ आपका चैप्टर 6 खत्म होता है। चलिए चैप्टर 7 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और 100% आंसर सही दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा भी गलती नहीं है। तो चलिए चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला नंबर 1 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था? तो प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से भागलपुर लोकप्रिय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 है, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रवत मानकर। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों के। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा धर्मपाल ने। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में। तो अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा खगोल विधा। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 10,000 और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय में। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिभद्र। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो विक्रमशिला में 1,000 अध्यापक रहते थे। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध की। तो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरभद्र से। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 7 खत्म होता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 है दीदी की डायरी। तो पहला क्वेश्चन है, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीदी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा पिकनिक का। तो अगला क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो दीदी से। तो अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा नई विधा है। तो अगला क्वेश्चन है, संजू स्वभाव से
कैसी है? तो संजू स्वभाव से हंसमुख है। तो अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो अगला क्वेश्चन है, किसे किताब पढ़ने का शौक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजू संजू को। तो अगला क्वेश्चन है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिक ने। तो अगला क्वेश्चन है, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलू की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हैं वे किस महीने के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो इसका राइट आंसर होगा बापू से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन है, संजू पिकनिक मनाने 3 जनवरी 97 को गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, किताबें पढ़ने का शौक है, तो किताब पढ़ने का शौक संजू को है। तो अगला क्वेश्चन है, किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजू ने। तो अगला क्वेश्चन है, स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती है? तो चटपटी पुस्तक की। तो अगला क्वेश्चन है, तोतो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी लड़की की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? तो पुस्तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। तो अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजू। तो चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं, दीनबंधु निराला। तो पहला क्वेश्चन है, यथा नियुक्ति सम तथा करोमी को किसने चरितार्थ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। तो आचार्य शिवपूजन सहाय, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता क्या है? यानी कलकत्ता या कोलकाता क्या है? तो महानगर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पतरु। तो अगला क्वेश्चन है, दमकती दारिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी? तो भगवत विभूतियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला जी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता या कलकत्ता में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ। तो अगला क्वेश्चन है, याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? तो याचकों के लिए निराला जी कल्पतरु थे। तो अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला पाठ की विधा है? तो दीनबंधु निराला पाठ की निबंध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। तो अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो दीनबंधु निराला जी के नाम के साथ जोड़ा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, किनके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनों का सच्चा बंधु होना। तो यहाँ पर आपका 9वां चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए 10वां चैप्टर की ओर शुरू करते हैं। तो 10वां चैप्टर है खेमा। तो बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेमा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम क्या था? तो कसारा। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है पर कसारा उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे किसने कहा? खेमा के पिता ने। तो अगला क्वेश्चन है, नियति का अर्थ है? तो नियति का अर्थ भाग्य है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस कारण खेमा की पिटाई की गई? तो बर्तन ना साफ होने पर। तो अगला क्वेश्चन है, खेमा के पिता के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो अगला क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है? तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में बाल मजदूरी। तो अगला क्वेश्चन है, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो 8-9 वर्ष का। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मुक्ता काशी होटल का मालिक था? तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा। तो अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो ग्राहकों को चाय खेमा देता था। तो अगला क्वेश्चन है, मुक्ता काशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8-10 गिलास। तो अगला क्वेश्चन है, खेमा की लंबाई क्या थी? तो खेमा की लंबाई लगभग 3.5 फुट थी। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आधे घंटे के बाद। तो और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो अगला क्वेश्चन है, मुक्त काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेमा को। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तो 11वां चैप्टर है, तो ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटियों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हौसले की उड़ान में। तो अगला क्वेश्चन है, गुड़िया का घर किस जिले में है? तो गुड़िया का घर रोहतास में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कदम बड़ी होकर बनना चाहती है? तो डॉक्टर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कदम किस जिले की रहने वाली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। तो अगला क्वेश्चन है, सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई? तो कदम। तो अगला क्वेश्चन है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कराटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पाठ में निबंध है? तो हौसले की उड़ान। तो अगला क्वेश्चन है, कदम किस जिले की निवासिनी थी? तो कदम जो है वह मुंगेर की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरण केंद्र हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? तो गांव के स्कूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव के स्कूल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जैनब खानम की माता का क्या नाम था? तो जैनब खानम की माता का नाम तो हो जाएगा इसका राइट आंसर फूल बीवी। तो अगला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया के। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से मतलब क्या थी? तो ये अलग है। तो अगला क्वेश्चन है, कदम के पिता का नाम क्या है? तो कदम के पिता का नाम जितेंद्र मांझी है। तो कदम के पिता का नाम जितेंद्र मांझी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोचित हो जाएगा। तो चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चलिए चैप्टर 12 शुरू करते हैं। चैप्टर 12 है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो नंबर 1 सवाल है, जयप्रकाश नारायण गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा जेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय में। इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पितौजिया में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1943 को। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव डैश ईस्वी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके हैं? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की, यानी कर्पूरी ठाकुर आईए की परीक्षा 1942 में पास की, 1942 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतीक्षा का अर्थ है? तो प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार है। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? तो कर्पूरी ठाकुर पहली बार दरभंगा जेल में गए। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 6 वर्ष थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 1967 में बने थे, 1967 में। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग किया सन डैश में? तो कर्पूरी ठाकुर कब कॉलेज त्याग किए? तो 1942 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी में आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। तो अगला क्वेश्चन है, अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है, मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो अगला क्वेश्चन है, मैसर शब्द का अर्थ क्या है? तो मैसर शब्द का अर्थ उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1987 ईस्वी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैदियों को। तो अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का निधन हृदयाघात के कारण हुआ, मतलब हृदयाघात के कारण हुआ। चलिए अगला चैप्टर की ओर, और ये लास्ट चैप्टर है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी के कितने रसगुल्ले खाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी के को कितने बजे नींद खुली? इसका आंसर हो जाएगा 3 बजे रात को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी के यहाँ वैद्य किसे तशरीफ लाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा पालकी से। तो अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है? तो चिकित्सा का चक्कर पाठ है हास्य व्यंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सा ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? तो 3 रुपये। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। तो अगला क्वेश्चन है, लुकमान नाम था हकीम का। तो अगला क्वेश्चन है, राय कृष्णदास में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चुहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। तो अगला क्वेश्चन है, बेढब बनारसी की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर डैश द्वारा रचित पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेढब बनारसी। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है? इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर
क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनारसी लोहे की तरह टोपी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेढब बनारसी ने। तो अगला क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए? तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इक्के पर आए थे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मांगने की बात कहें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकला फार्मेसी से। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नियों को। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाग बाजार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाग बाजार का। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है? इसका आंसर होगा रात में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हकीम साहब क्या पहने हुए थे? तो हकीम साहब जो थे वह चिकन का बंदरादार कुरत पहने हुए थे। तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने। तो यहाँ पर आपका सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए और इसमें कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।